गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली क्लास में कोशिकांगों के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें अपने तारककाय सबसे अंतिम कोशिकांग था। तो जितने भी कोशिकांग थे कोशिका के अंदर, वो सभी कोशिकांग अपन कर चुके हैं। जैसे अगर अपन बात करें कोशिकांगों में, अपन ने लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद में लाइसोसोम, राइबोसोम, उसके बाद में अंतःप्रद्रव्य जालिका, उसके बाद में गोल्जी काय, उसके बाद में अपन ने तारककाय, पक्षमाव कशाभिका, ये बात की अपन ने जब कोशिका का डायग्राम बनाया था अपन ने, तो कोशिका के डायग्राम में अपन ने जैसे पादप कोशिका की अगर बात की अपन ने, तो सबसे बाहरी बाहर जो थी वो क्या थी, कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में सबसे बाहर क्या थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली के बाद में यहाँ पर जो था वो क्या था, केंद्रक झिल्ली। ये जो है ये क्या रहेगी, ये केंद्रक था। केंद्रक के अंदर आनुवंशिक पदार्थ डीएनए, ये कुछ केंद्रक द्रव्य। इसमें ये जो भाग था ये क्या था, कोशिका द्रव्य। अभी ये जो है ये तो है सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य में ये सारे कोशिकांग उपस्थित थे, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, उसके बाद में लाइसोसोम, राइबोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्जी काय, तारककाय, उसके बाद में माइक्रोबॉडी। जितने भी कोशिकांग थे वो सारे कोशिकांग कहाँ पाए जाते, कोशिका द्रव्य में। तो हमने सबसे बाहर जो थी वो तो यहाँ पर या पढ़ी, अपन ने कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ा था, जो किसकी बनी रहेगी, सेल्यूलोज। उसके बाद में अपन ने सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ा। अपन ने इसी क्रम में अध्ययन किया है कोशिका झिल्ली। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा, यहाँ पर जो कोशिका द्रव्य था उसके बारे में, और कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म जिसको, उसके बाद में अपन ने कोशिका द्रव्य में जितने भी कोशिकांग थे ये सारे कोशिकांगों के बारे में पढ़ा। अब ये जो संरचना आती है, ये संरचना जो है ये क्या है, केंद्रक। और इसी केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो सबसे अब कोशिका का अंतिम जो अन्य भाग जो है वो क्या है, केंद्रक। तो यहाँ पर ये क्या है, केंद्रक। तो केंद्रक की खोज की अगर अपन बात करते हैं तो खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने। ब्राउन किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की। और जो इसकी खोज की सबसे पहले वो कहाँ की गई, ये की गई किसके अंदर, पादप कोशिका जो था, पादप की मूल कोशिकाओं में इसकी खोज की। और तो आर्किड पादप की मूल कोशिकाओं में इसकी खोज की, तथा इसे क्या नाम दिया, तथा इसे एरियोला, क्या नाम दिया, एरियोला नाम दिया। एरियोला नाम दिया।
तो रॉबर्ट ब्राउन जो था, इस रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले जो केंद्रक को देखा वो किसमें, आर्किड जो पादप थी, उस आर्किड पादप की जो मूल कोशिकाएं जो थी उसको मध्य भाग में एक संरचना दिखाई दी और उस संरचना को उन्होंने बाद में क्या नाम दिया, एरियोला नाम दिया। और बाद में इसे क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियस, क्या नाम दिया, न्यूक्लियस, तथा बाद में इसे न्यूक्लियस नाम दिया। तो जो केंद्रक जो था, इस तरीके से सबसे पहले केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। कहाँ कहाँ पाया जाता है वो देखते हैं। यह सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अपवाद की बात करते हैं यहाँ पर, तो अपवाद में परिपक्व आरबीसी जो है मेमेलियर आरबीसी में नहीं पाया जाता है। उसके अलावा अगर अपन देखते हैं ये, तो एंजियोस्पर्म पादप की जो चालनी नलिकाएं जो होती हैं उनमें भी ये नहीं पाया जाता है। एंजियोस्पर्म की परिपक्व चालनी नलिका में नहीं पाया जाता है। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं कि वे पादप जिनमें एक होता है जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म तो वे पादप होते हैं जिनमें बीज फल भित्ति से ढके हुए नहीं रहते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म वे पादप होते हैं जिनमें बीज फल भित्ति से ढके हुए रहते हैं। जैसे आम, जितने भी अपन को अपने आसपास पादप दिखते हैं जिनमें हम बीज या फल खाते हैं, तो वो सभी कौन से पादप हैं, एंजियोस्पर्म पादप हैं। जबकि जिम्नोस्पर्म पादप जो हैं अपने यहाँ आज जो मिलेंगे तो वो केवल सजावट के रूप में काम में आते हैं। यहाँ पर तो उनमें अपन को बीज नहीं बन पाते हैं, जबकि अपन ये इधर जाते हैं जैसे जम्मू साइड या पहाड़ी इलाके जितने, वहाँ अपन को क्या मिल जाएंगे, साइकस और पाइनस जो पादप हैं जिम्नोस्पर्म के रूप में पाए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। तो ये जो केंद्रक जो है कहाँ पाया जाता है, सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाएगा। और सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कुछ अपवाद, जैसे परिपक्व आरबीसी, अगर मेमिल की बात करते हैं तो यहाँ पर परिपक्व आरबीसी, और पादपों की बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म पादप जो होते हैं उन एंजियोस्पर्म पादप की जो परिपक्व चालनी नलिकाएं हैं उनमें नहीं पाया जाता है। उसके अलावा और कहाँ नहीं पाया जाता है, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, तो सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो हैं उनमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, क्योंकि सबसे जो मेन अंतर जो अपन करते हैं किसमें, यूकेरियोटिक और और दूसरा वर्ड है प्रोकैरियोटिक, ये अपन पढ़ चुके हैं। तो दो प्रकार की कोशिका, यूकेरियोटिक कोशिका और एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसके बारे में पढ़े तो कैरियोन, यहाँ पर यू का मतलब क्या होता है, अच्छा, डेवलप या एडवांस। कैरियोन का मतलब क्या होगा, केंद्रक। और यहाँ पर प्रो का मतलब प्रिमिटिव, क्या रहेगा, प्रिमिटिव।
पुराना, कैरियोन का मतलब केंद्रक, अर्थात वह कोशिका जिसमें प्रिमिटिव या पुराना या सबसे पहले बनने वाला केंद्रक पाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक। तो अपन पढ़ चुके हैं प्रिमिटिव का मतलब क्या होगा यहाँ पर। तो प्रिमिटिव का मतलब यहाँ पर एक तो केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाएगी, यहाँ पर एक तो क्या नहीं पाई जाएगी, केंद्रक झिल्ली। पहली कंडीशन तो क्या है कि यहाँ पर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। दूसरी अगर बात करते हैं तो जो केंद्रक के अंदर क्या पाया जाएगा, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए। तो यहाँ पर जो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है तो डीएनए जो अगर अपन बात करते हैं यूकेरियोटिक कोशिका में तो आनुवंशिक पदार्थ के साथ डीएनए, और ये डीएनए जो है ये लिपटा हुआ रहता है हिस्टोन प्रोटीन पर। जबकि यहाँ पर जो है ये डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, अर्थात इसको अपन बोल सकते हैं नग्न डीएनए। और नग्न डीएनए का मतलब क्या होगा कि हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। तो ये अब देखो केंद्रक झिल्ली भी नहीं है और डीएनए भी नग्न है। हिस्टोन प्रोटीन क्या काम करती है कि इस डीएनए को बांधे रखने का कार्य करती है, अर्थात डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन जो है, ये हिस्टोन प्रोटीन भी अपन पढ़ेंगे आगे। तो ये है जैसे 5 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन होती है, तो H1, H2A, H2B, उसके बाद में H3 और H4, ये 5 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन। तो इनमें के 4 जो है वो मिलकर ऑक्टेट बनाते हैं। ऑक्टेट के चारों तरफ क्या लिपटा होता है, डीएनए, और डीएनए जब लिपटता है तो सोलेनोइड मॉडल का निर्माण होगा। तो इस तरीके से डीएनए की पैकेजिंग जो है, अर्थात डीएनए जो एक धागेनुमा संरचना होता है, जब हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपटता है तो उसमें कॉइलिंग होती जाती है और अंत में जो है किसका निर्माण होता है, गुणसूत्र का निर्माण होता है। परंतु यहाँ पर जो है ये हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, तो ये डीएनए जो है ये संपूर्ण कोशिका जो है इसमें बिखरा हुआ रहता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है इसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक से रिलेटेड कुछ संरचना पाई जाती है, अर्थात केंद्रक के समान पाई जाती है जो केंद्रक का काम करती है। तो इसे कहा जाता है केंद्रकाभ। तो यहाँ पर जो है इसे क्या कहा जाएगा, केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड कहा जाएगा। तो केंद्रकाभ या केंद्रक के समान संरचना, वास्तव में केंद्रक नहीं है, ये क्या है, केंद्रक के समान संरचना है। तो केंद्रक के समान संरचना है, जबकि यहाँ पर जो है हिस्टोन प्रोटीन पाया जाएगा, अर्थात डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर पैकेज हो जाता है और अंत में गुणसूत्र का निर्माण करेगा, जिससे और ये सारा भाग जो है एक झिल्ली के द्वारा, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं, के द्वारा घिरा रहेगा। क्लियर। तो यहाँ पर वास्तविक केंद्रक जो पाया जाता है इसमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। जबकि तो यहाँ पर जो है कहाँ पढ़ने, सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, केवल किसको छोड़ के, परिपक्व आरबीसी और एंजियोस्पर्म की चालनी नलिका जो होती है उसमें नहीं पाया जाता है। तो नहीं पाए जाने वाले में क्या क्या है, ये हो गया नहीं हो गया, जिसमें परिपक्व आरबीसी, एंजियोस्पर्म की चालनी नलिकाएं और सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो ये केंद्रक की क्या हो गई स्थिति। उसके बाद में अगर आगे देखते हैं यहाँ पर अपने, तो केंद्रक जो है तो केंद्रक की आकृति, आकार और संख्या के आधार पर अपन देखेंगे यहाँ पर
तो केंद्रक जो है वैसे तो सामान्य रूप से एक कोशिका के अंदर एक ही केंद्रक पाया जाता है, परंतु कभी कभार जो कोशिकाएं जो होती है उसमें एक कोशिका के अंदर एक से अधिक केंद्रक भी पाए जा सकते हैं। केंद्रक का आकार सबसे पहले गोलाकार या अंडाकार आकार की बात करते हैं। तो केंद्रक का आकार सामान्यतः गोलाकार व अंडाकार होता है। सामान्यतः इसका आकार कैसा होता है? गोलाकार या अंडाकार होता है इसका केंद्रक का आकार। परंतु जो निम्न श्रेणी के जीव जैसे जो शैवाल जो है उनमें अलग अलग आकार का केंद्रक हो सकता है, जैसे रिबन आकार का हो सकता है। तो यहाँ पर जो है ये केंद्रक का आकार जो है किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये आकार डिपेंड करेगा गुणसूत्र का, गुणसूत्रों की संख्या कोशिका की। तो गुणसूत्रों की संख्या, कोशिका की क्रियात्मकता, अर्थात कोशिका जो है कोशिका की क्रियात्मकता, अर्थात कोशिका जो है कितनी क्रियात्मक है, अर्थात क्या कार्य कर रही है, यह अपन बात करते हैं कोशिका द्रव की मात्रा पर। तो ये तीन कंडीशन है कोशिका द्रव की मात्रा पर। तो इन तीनों बातों पर किसका निर्भर कर रहा है? यहाँ पर ये निर्भर कर रहा है किसके? गुणसूत्रों की संख्या। अगर कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, कोशिका की क्रियात्मकता, अर्थात कोशिका कम क्रियाशील है या अधिक क्रियाशील है, कोशिका द्रव की मात्रा, जैसे जैसे कोशिका द्रव की मात्रा बढ़ती जाती है तो आगे कोशिका विभाजन की कंडीशन आ जाती है। तो यहाँ पर एक वो दिया हुआ है, जैसे जिसको अपन बोल सकते हैं हर्टविग ने निम्न सूत्र द्वारा किसको दिया? केंद्रक कोशिका द्रवीय गुणांक। तो यहाँ पर एक सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है केंद्रकीय कोशिका द्रवीय गुणांक जो है न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स की बात करते हैं तो NP दिया हुआ है। तो NP बराबर जो है वो कौन सी है? Bn बटा Bc माइनस Vn। तो यहाँ पर जो है ये तो है साइटोकोशिका द्रव की मात्रा, आयतन, और ये है केंद्रक का आयतन। अर्थात जब इनकी दोनों का आयतन बिगड़ जाता है या बढ़ जाता है, घट बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में कोशिका क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। अर्थात यहाँ पर जो है केंद्रक का आयतन और कोशिका द्रव का आयतन दे रखा है अपन को। तो यहाँ पर अगर BC का आयतन जो है धीरे धीरे बढ़ेगा तो बढ़ने के साथ ही कोशिका क्या हो जाएगी? विभाजित होने की कंडीशन में आ जाएगी और कोशिका क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर अगर कोशिका द्रव का आयतन बढ़ता है, कोशिका द्रव का आयतन बढ़ेगा तो ये इसका मान क्या हो जाएगा? असंतुलित हो जाएगा। और इसके मान को संतुलित करने के लिए कोशिका क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। अगर ये बढ़ेगा तो ये जो है इसका मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर बिगड़ जाएगा मतलब असंतुलित होगा। और इसको संतुलित करने के लिए ये क्या हो जाएगा? वापिस ये इसका मान जो वापिस कोशिका क्या हो जाएगी? विभाजित होगी, और विभाजित होकर NP का मान क्या हो जाएगा? वापिस संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कोशिका का आकार जो है इन सभी बातों पर निर्भर करेगा। अगर कोशिका का आकार बढ़ता है, कोशिका आकार बढ़ने के साथ ही NP का जो आयतन इंडेक्स जो है वो खराब हो जाएगा, और खराब होने के साथ कोशिका विभाजित होगी और विभाजित होकर पुनः NP को प्राप्त करेगी। क्लियर? तो ये था कोशिका का आकार। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन अगली क्लास में इसमें।